रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है विभिन्न आकृतियां हैं विषम आकृतियां। इनका मतलब होता है कि अपने पास क्वेश्चन में चार प्रकार की आकृतियां होंगी। चार आकृतियों में से कोई भी तीन समान होंगी और एक आकृति भिन्न होगी, उसको अपने को अलग करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न आकृतियां यानी कि विषम आकृतियां। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में अपने को चार आकृतियां दिए जाएंगे, इन चार आकृतियों में से कोई भी तीन आकृति समान होंगी और एक आकृति भिन्न होगी। तो उस भिन्न आकृति को जो जिसको अपन विषम आकृति के नाम से भी जानते हैं उसको अलग करना है। जो भिन्न आकृति होगी, जो विषम आकृति होगी, वही अपना आंसर होगा। तो जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर ए ऑप्शन में आकृति ये दी हुई है, बी ऑप्शन में आकृति ये है, सी में ये है और डी में ये है। इन चार आकृतियों में से कोई एक आकृति अलग है तो पहचानते हैं। तो देखो इसको बोलते हैं मेंटेबिलिटी, यानी कि जिसको अपन रीजनिंग के टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो देखो इसमें अपन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो देखिए ध्यान से देखने में कोई ना कोई चीज कॉमन है। ये पहले इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। इसमें भी कितनी भुजाएं, इसमें भुजाएं रेखाएं बोल सकते हैं अपन। ये चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। ये 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये भी 4 है, ये 1 2 3। तो देखो इसमें ए बी सी जो स्टार्टिंग की तीन आकृतियां हैं वो चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। जबकि आकृति डी है वो तीन भुजाओं यानी कि तीन रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ये आकृति इन सबसे भिन्न हो गई। तो इसके अंदर अपना जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा डी। आगे बात समझ में, इस प्रकार से अपने को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये हर प्रकार के एग्जाम में, जैसे रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ही विभिन्न आकृति वाले क्वेश्चन 5 से 7 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही मेथड है, वही ट्रिक है, वही तरीका है कि इसमें से कोई एक आकृति अलग है, बाकी तीन आकृति सेम है। तो अपना दिमाग लगाइए। देखो इस तरह की आकृतियां, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग का एक रूल होता है कि इसके अंदर मैथमेटिक्स से भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ये कॉमन सेंस पे आधारित है। यदि अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपना कॉमन सेंस उससे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इनमें जो भी मिस्टेक है, जो भी इनके अंदर नियम लगता है, वो तुरंत अपने माइंड में आएगा। अरे बात समझ में। इन रीजनिंग की एक खासियत और होती है दोस्तों कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो दिखने में मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जैसे ही उसका आंसर निकल के आता है तो अपने को तुरंत लगता है कि अरे बहुत ही सिंपल था। आंसर उसके आसपास से होता है, बस थोड़ा सा मिस्टेक होता है। उसी मिस्टेक को अपने को ढूंढना होता है, उसको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर चार आकृतियों में से कोई तीन आकृति समान है, बाकी एक अलग है। तो कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसके अंदर इस तरह की आकृतियों में क्वेश्चन में कुछ अलग अलग है। तो देखो इसमें डॉट लगे हुए हैं, डॉट लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डॉट और इनकी जो भुजा है उनका आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। तो ये देखिए इसमें कितनी डॉट है, 1 2 3 4। जैसे अपन डॉट काउंट करेंगे तो अपने दिमाग में आएगा कि यार ये 4 डॉट है और 4 ही भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। ठीक है, इसका मतलब जितनी डॉट है उतनी ही उसके अंदर क्या होनी चाहिए, भुजाएं होनी चाहिए। यहाँ पे कितना देखो 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 डॉट है, यानी कि तो सेम यही आकृति होगी, बस इसको थोड़ा घुमा दिया गया है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्या ये नियम इस पे भी लग रहा है क्या, तो 1 2 3 4 5, 5 डॉट है, 5 बिंदु हैं इसमें, तो 5 ही भुजाएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, बिल्कुल यही रूल काम कर रहा है। तो देखते हैं, अभी तक तो सभी में समान है, तो जाहिर सी बात है अगर यही रूल काम करेगा तो आगे वाली जो आकृति है उसमें ये रूल काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 समान हो गई तो वो तो बिल होनी चाहिए। तो इसमें तो कितने डॉट हैं, 1 2 3, 3 डॉट हैं, तो 3 ही भुजाएं होनी चाहिए, 1 2 3 4, जबकि इसके अंदर 4 भुजाएं। इन तीन आकृतियों में जितनी बिंदु हैं, जितनी डॉट है, उतनी ही भुजाओं से मिलकर ये बनी हुई है। जबकि फोर्थ जो आकृति है उसमें भुजाओं की संख्या और बिंदुओं की संख्या अलग अलग है, इसलिए ये आकृति इन सबसे अलग है। तो जो अपना आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आ रही बात समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इनके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, तभी अपन इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी जो है ये अपने को 4 आकृतियां दी गई है, 1 2 3 4। इन चारों आकृतियों में से कोई एक आकृति अलग है, उसको अपने को
ढूंढना है। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक बात और बता दूं कि आप मेरे हल कराने से पहले आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप इनमें से आंसर निकालिए और फिर आप मुझे ये बताइए कि मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट में बताइए। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपने सही किए उनकी संख्या कमेंट में लिखिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो प्रत्येक ऑप्शन में दो आकृतियां हैं। एक आकृति के अंदर आकृति दी गई है, तो सीधी सी बात है कि आकृति के अंदर आकृति दी गई है, तो ये कहीं इसको सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए तो दिया नहीं है। तो इन दोनों आकृतियों का कोई न कोई आपस में कनेक्शन है, संबंध है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले ये देखो बाहर की आकृति 1 2 3 4, बाहर वाली आकृति 4 भुजाओं से बनी हुई है। तो अंदर वाली आकृति 1 2 3, अंदर वाली आकृति 3 भुजाओं से। इसका मतलब इस आकृति से, इस ऑप्शन से अपने को ये पता चल रहा है कि बाहर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति में एक भुजा का अंतर है। बाहर वाली आकृति एक भुजा ज्यादा है और अंदर वाली में एक कम है। तो ये अभी आंशिक अपना आकलन है। क्या देखते हैं कि यही नियम आगे वाली आकृति में लग रहा है या नहीं। अगर आगे वाली में लग रहा है तब तो यही यही इसी रूल से काम करेंगे। अगर ये नहीं लग रहा तो फिर कोई दूसरा रूल इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो बाहर वाली आकृति कितनी भुजाओं से बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। अंदर वाली आकृति इसके हिसाब से देखते हैं तो 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। तो एक भुजा 2 3 4 5, कितनी भुजाओं से, 5 भुजाओं से। बिल्कुल इन दोनों में सेम रूल काम कर रहा है। तो देखते हैं आगे। इसमें देखो 1 2 3 4, बाहर वाली भुजा सॉरी बाहर वाली आकृति 4 भुजाओं से मिलकर बनी है, तो अंदर वाली 3 भुजाओं से मिलकर बनी होनी चाहिए। 1 2 3 4, लेकिन इसमें तो अंदर वाली भी, यानी कि बाहर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति दोनों की भुजाएं क्या है, समान है। तो हो सकता है ये भिन्न आकृति, यही अपना आंसर हो, लेकिन आगे वाली आकृति को और चेक करना पड़ेगा। तो बाहर देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5। इस ऑप्शन में बाहर वाली आकृति जो बाहर बनी हुई है वो 5 भुजाओं से मिलकर बनी है, तो अंदर वाली आकृति 4 भुजाओं से होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 बिल्कुल 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन ए बी और डी, ये तीनों एक ही रूल पे काम कर रहे हैं, यानी कि बाहर वाली आकृति में एक भुजा ज्यादा है और अंदर वाली आकृति में बाहर वाली से एक भुजा कम है। जबकि ऑप्शन सी के अंदर क्या है, दोनों ही भुजाओं की आकृतियां दोनों ही आकृतियों की भुजाएं समान हैं। इसलिए ये इन तीन चारों में ये जो ऑप्शन है सी वाली आकृति, ये इन चारों तीनों से भिन्न है। तो अपना जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन हल करेंगे। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर देखियो वही अपने को एक आकृति अलग छांटनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं अपन इनमें क्या है, यानी कि दोनों आकृतियां, चारों आकृति में एक चीज कॉमन है, इनके बाहर एक वर्ग बना हुआ है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बनी हुई है। तो वो तो डिफरेंस है नहीं, अपने को देखना इसके अंदर जो दो दो आकृतियां बनी है उनमें देखना है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो दोनों आकृतियां सेम लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक आकृति दूसरे की उल्टी है। उल्टी यानी विपरीत, विपरीत यानी दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे दर्पण लगा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा तो ये दर्पण के अंदर उल्टा दिखाई देगा अपने को इस प्रकार से। ठीक है, जब अपन दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पढ़ेंगे उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि इस आकृति के अंदर एक आकृति दूसरी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब। आगे बात समझ में, दर्पण प्रतिबिंब है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें इनके बीच में यहाँ पे आप चाहो तो दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है, तो इस दर्पण में ऐसा है, ये इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें भी ठीक है, यहाँ पे यदि दर्पण अपन रखेंगे इस तरीके से तो एफ दर्पण भी इस प्रकार से दिखाई देगा। ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। आगे बात समझ में, ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है। जैसे मैंने ये बताया आपको, उसके बाद तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, क्योंकि P है, ये दर्पण के अंदर उल्टा दिखाई इस तरीके से देगा। तो ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, अब देखो जब तीन आकृतियां समान रूल पे काम कर रही हैं तो चौथी तो ऑटोमेटिक भिन्न हो जाएगी। लेकिन तो अब ये बताइए मेरे को, यहाँ पे ये जो W बना हुआ है, यहाँ पे यदि मैं ये W बना हुआ है, यहाँ पे यदि मैं इसमें दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा, इसको यहाँ दर्पण रख देता हूँ, तो अंदर क्या मेरे को ये
एम एम की तरह दिखाई देगा। डब्लू का दर्पण प्रतिबिंब डब्लू ही बनेगा। आगे बात समझ में। लेकिन अपने को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एम दिखाई दे रहा है। तो एम कब बनता है, डब्लू का जब अपन जल प्रतिबिंब बनाएंगे इस तरीके से, जैसे मान लो ये जल है तो जहाँ इसके किनारे पे डब्लू जैसी आकृति को खड़ा करेंगे तो ये पानी में उल्टा दिखाई देगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इस ऑप्शन डी के अंदर दर्पण प्रतिबिंब की बजाय क्या बन रहा है, जल प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, जल प्रतिबिंब बन रहा है। आगे बात समझ में। तो आप देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है, डी ऑप्शन सबसे भिन्न है, इसलिए अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, अपना आंसर डी आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा अपना आंसर बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर अपने को एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, सभी में 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति दिखाई दे रही है, कहीं वर्ग तो कहीं आयत, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एक क्रॉस लगा हुआ है, इस टाइप का एक क्रॉस लगा हुआ है। तो इस क्रॉस जो लगा हुआ है इसके ऊपर अपन थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है अपने को, कि देखो ये क्रॉस जो है इस आकृति ए में, इस जो चौकोर आकृति जो आयत बना हुआ है या वर्ग बना हुआ है, आयत बना हुआ है, इस आयत के शीर्षों को मिला रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो किसी भी आयत या वर्ग के अंदर आमने सामने शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाते हैं, विकर्ण। तो आकृति ए में जो आयत है इसमें 2 विकर्ण बने हुए हैं। आपकी बात समझ में, क्या बने हुए हैं, विकर्ण। विकर्ण यानी कि ये जैसे ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये सी मानते हैं, ये डी मानते हैं। तो डी बी शीर्ष, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। तो इसके अंदर 2 विकर्ण हो गए, एक डी बी हो गया, एक ए सी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर विकर्ण बने हुए हैं। आकृति बी में चलते हैं, देखते हैं उसमें भी विकर्ण है क्या। तो देखो आकृति बी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि शीर्षों को न मिलाकर आमने सामने वाली भुजाओं को मिलाया जा रहा है। इसका मतलब इसमें विकर्ण नहीं बन रहे। क्या नहीं बन रहे, विकर्ण नहीं बन रहे, ठीक है। देखते हैं आगे वालों में क्या है। आगे वाले में जैसे अपन देखेंगे तो ये आमने सामने के शीर्ष ही मिलाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या बन गए, आकृति सी के विकर्ण बन गए। क्या बन गए, विकर्ण। तो इसमें भी विकर्ण बन रहे हैं, आगे बात समझ में। और इसके अंदर भी ये शीर्ष ही है, ये दोनों आमने सामने के शीर्ष हैं, इसमें भी शीर्षों को ही मिलाया जा रहा है। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसमें भी क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहे हैं। आगे बात समझ में, इसमें भी विकर्ण बन रहा है, इसमें भी विकर्ण बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कौन सा आकृति अपना आंसर होगा, आकृति बी अपना आंसर होगा, क्योंकि आकृति ए सी डी इनके अंदर विकर्ण बनाए जा रहे हैं, जबकि बी आकृति के अंदर विकर्ण का निर्माण नहीं हो रहा। इसलिए आकृति बी इन सबसे भिन्न आकृति होगी, यानी कि विषम आकृति होगी। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फिर से आपके स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें देखो चारों आकृतियों में एक चीज कॉमन है। क्या, क्रॉस। क्या कॉमन है, जो ऐसे इस तरीके से अक्ष जो लगा हुआ है ये चारों आकृतियों में कॉमन है। तो अक्ष का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अक्ष के बेस पे तो अपन इसको अलग आकृति छांट नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसमें देखो बीच में स्मॉल ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए की जो स्थिति है उन पे अपन ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखो इसमें स्मॉल ए के बीच में क्या है, सिर्फ एक रेखा खींची हुई है। यहाँ पे स्मॉल बीच के बीच में, यानी कि जो क्रॉस लगा हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। आगे बात समझ में, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये इनके प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। अपने को ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। पर मानना क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु तो है ही, लेकिन आकृति में नहीं दिया हुआ तो अपन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके इस ऑप्शन ए के अंदर जो स्मॉल ए लिखा हुआ है, इन दोनों ए के बीच में सिर्फ एक रेखा खींची हुई है। बी के अंदर क्या है, देखो बी ऑप्शन में दोनों ए के बीच में प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है। आगे बात समझ में क्या आ रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु। ए ये 2 स्मॉल ए हैं, इनके बीच में क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु। इन दोनों ए के बीच में भी क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु। और इन दोनों ए के बीच में भी क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखो जबकि ए ऑप्शन में जो आकृति है इसमें प्रतिच्छेद बिंदु तो यहाँ रह गया। यदि ये ए इनमें से या तो ये यहाँ होता तब दोनों के बीच में प्रतिच्छेद बिंदु आता, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे होता
और ये यहाँ पे होता, तब जाके ये आकृति इन तीनों आकृतियों में मिलती या फिर इन तीनों आकृतियों के जैसे समान होती। लेकिन अपने क्वेश्चन में ये आकृति यहाँ पे बताई गई है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये इन सबसे अलग है। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए, और जो नए साथी हैं, मेरे नए स्टूडेंट हैं, जो नए मेरे मैथ्स और ट्रिक 2M के परिवार के सदस्य हैं, वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 7। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में भी वही 4 अपने को आकृतियां दी हुई हैं, इनमें से एक आकृति अपने को अलग करना है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो ये कि चारों ही ऑप्शन में, चारों ही ऑप्शंस जो है उनके अंदर एक घन दिया हुआ है। ठीक है, तो घन पे तो कोई इतना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो सभी में कॉमन है। तो इनके अंदर कुछ तीर के निशान बने हुए हैं, तीर के निशान को अपन ध्यान से देखेंगे तो अपने को जरूर यही डिफरेंस मिलेगा। तो देखते हैं तीर का निशान। देखो ये दोनों तीर के निशान, पहली बात तो 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक घर की 3 फलक दिखाई दे रही हैं, और तीनों ही फलकों पर 2-2 तीर के निशान होने चाहिए। तो इसमें भी 2 तीर के निशान है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसमें भी इस फलक पे 2 2 2, ठीक है, 2 2 2, ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तीनों फलक है, प्रत्येक घन की 3 फलक दिखाई दे रही है, तीनों पे 2-2 तीर बने हुए हैं। ठीक है, एरो का निशान लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन एरो के जो निशान लगे हुए हैं, इनकी दिशाओं को अपन देखेंगे। तो यहाँ देखो दोनों आमने सामने हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में बने हुए, एक इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में। इसमें भी देखो एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, और यहाँ भी विपरीत, यानी कि इस घन पे जितने भी तीर है, प्रत्येक फलक के जो 2-2 एरो के निशान लगे हुए हैं, वो विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी विपरीत दिशा को दर्शा रहे हैं। यहाँ इस पे देखते हैं, इसमें भी विपरीत दिशा है, बिल्कुल, इसमें भी विपरीत दिशा है, इसमें भी विपरीत दिशा है। यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी विपरीत दिशा है, यहाँ भी विपरीत दिशा है, यहाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों में समान दिशाएं। कैसी है? समान दिशाएं। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो देखो एक बार, ये दोनों तो इनमें तो कॉमन है, यानी कि दोनों के दोनों तीर के निशान, प्रत्येक फलक पे जो 2-2 तीर बनाए गए हैं वो विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ इसमें 2 फलक पे तो विपरीत दिशा में है, एक फलक पे सेम दिशा में, यानी दोनों तीर एक ही दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी विपरीत विपरीत विपरीत, इसका मतलब डी ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि प्रत्येक फलक पे जो 2-2 तीर यानी एरो के निशान लगे हुए हैं वो विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं। जबकि ऑप्शन सी के अंदर क्या है, 2 फलकों पे तो तीर के निशान विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन एक जो ऊपर वाला फलक है यहाँ वाला, इसमें क्या है, इसके अंदर दोनों ही तीर एक ही दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से है, ठीक है। क्या दिया गया इसमें, प्रत्येक ऑप्शन में एक आकृति दी गई है और इनके ऊपर वाले शीर्ष पे कुछ लाइनें खींची गई है, ठीक है। यहाँ पे 3 भुजाओं से यानी त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पे 4 भुजाओं से घिरा हुआ यानी कि वर्ग दिया गया है, यहाँ पंचभुज दिया गया है, यहाँ षष्ठ बहुभुज दिया गया है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके ऊपर जो लाइन है इनका कोई न कोई कनेक्शन है, तो पहले इसमें काउंट करो कितनी लाइन है, 1 2 3, कितनी लाइन है, 3। तो ऊपर वाली 3 लाइन है, तो देखो अपने काउंट करके समझ में आता है कि निजी त्रिभुज बना हुआ है। इसका मतलब निजी जो आकृति जितनी भुजाओं से घिरी हुई है उतनी ही लाइनें इसके ऊपर खींची गई है, यही रूल इसमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 2 3, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 ही ऊपर लाइनें खींची हुई, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये रूल नेक्स्ट आकृति में भी काम कर रहा है या नहीं। तो ये वर्ग में 4 भुजा होती है, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 लाइनें हैं क्या, 1 2 3 4, बिल्कुल दोनों में यही रूल काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सी के अंदर देखो 1 2 3 4 5, पंच बहुभुज है, तो पंच बहुभुज है तो ऊपर 5 लाइनें होनी चाहिए, कितनी है, 1 2 3 4। इसके अंदर अपने को बिल्कुल त्रुटि नजर आई है कि 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और इसके ऊपर रेखाएं यानी कि लाइनें कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, जबकि है कितनी, इसमें देखो भुजाएं तो कितनी है 5 और लाइनें कितनी है 4, ठीक है। जबकि इनमें देखो भुजाएं भी 4 हैं और लाइनें भी कितनी है 4, इसमें भुजाएं कितनी है 3 और लाइनें कितनी है 3, ये दोनों समान है, इसमें अलग अलग है। इसमें और देख लेते हैं, भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो भुजाएं कितनी है इसमें 6, लाइनें कितनी है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल लाइनें भी कितनी 6। अब आप देख सकते हैं कि
इन ए बी और डी के अंदर समान है, बल्कि सी ऑप्शन में दोनों संख्याएं अलग अलग है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जो कि 9th क्वेश्चन नंबर 9 या फिर कहिए लास्ट क्वेश्चन अपनी इस क्लास का। ठीक है, इसमें 4 आकृतियां दी गई है, चारों में से कौन सी भिन्न है। तो देखो इसके अंदर चारों में से एक चीज तो सरासर मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसमें वर्त बना हुआ है। इसमें ये आकृति कोई भुजाओं से नहीं बनी हुई, बाहरी जो इसका आवरण है, बाहरी जो आकृति है ये एक वृत्त है यानी सर्किल है। बाकी ये 3 भुजाओं से, 5 भुजाओं से, 6 भुजाओं से बनी हुई है। ठीक है, एक डिफरेंस है। इस हिसाब से तो सी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मध्य में इनके दो दो लाइनें बनी हुई है, यानी कि इस तरीके से क्रॉस बने हैं। इन क्रॉस का क्या मतलब है, देखो ये जो लाइनें हैं इसको 4 अलग अलग भागों में विभाजित कर रही है, यानी इसके आकृति के 4 टुकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 4, चारों के टुकड़े अलग अलग माप के यानी कि बराबर नहीं है। इसके अंदर भी अपन देखें, जैसे इसमें हो गया 1 2 3 4, चारों के चारों टुकड़े अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग माप के, बराबर नहीं है। इसके अंदर 1 2 3 4, इसमें भी चारों टुकड़े अलग अलग लंबाई चौड़ाई के यानी कि बराबर नहीं है। इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 4, इसके अंदर जो 4 टुकड़े हैं वो चारों के चारों उनकी लंबाई चौड़ाई यानी उनका क्षेत्रफल समान है। 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, जबकि इनमें चारों टुकड़े बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी बराबर नहीं है। ये 1 2 3 4, ये टुकड़ा बड़ा है, ये छोटा है, बल्कि इसमें चारों ही टुकड़े क्या है, समान है। आगे बात समझ में, इसलिए इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर सी अपना आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, तो ये सी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज के जो विषम आकृति यानी कि भिन्न आकृतियों का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को स्टॉप करके इसको स्किप ना कीजिए, स्टॉप करके अच्छे से इनको समझिए और क्वेश्चंस करिए। और एक बात और दोस्तों, वीडियो क्वेश्चन हल कराने से पहले आप खुद हल करने की कोशिश कीजिए। कितने क्वेश्चन आप हल कर पाते हैं, मैंने टोटल 9 क्वेश्चन करवाए हैं, 9 में से आप कितने हल कर पाते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नए स्टूडेंट मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा और आप उसका फायदा उठा सकेंगे और टाइम पे आपको क्लास मिल सकेगी। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।